यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें वाक्य का अर्थ व परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद के साथ साथ वाक्य के स्वरूप से संबंधित कुछ प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। अब हम आपको वाक्य किसे कहते हैं बता रहे हैं। सबसे पहले हम अक्षर को समझते हैं, ठीक है। तो को इसमें एक अक्षर है, ठीक है। को वैसे इसमें मात्रा लगा हुआ है, लेकिन यह एक अक्षर है, ठीक है। और दो अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, जैसे किसी इसमें दो अक्षर मिले हुए हैं, ठीक है। अब वाक्य किसे कहते हैं? वह शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है। को एक अक्षर है और किसी शब्द है जो दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और वाक्य कहते हैं, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, यह वाक्य है। जिसे कि कोई वाक्य जो होता है उससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। वाक्य का अर्थ हम समझते हैं इस तरह: किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द या शब्द समूह वाक्य कहलाता है। मैंने कहा ना, राम घर जाता है, इसे समझ में आता है ना कि राम घर जा रहा है, जाता है, ठीक है। तो किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द या शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। मैंने बताया ना कि एक अक्षर और जिससे शब्दों का निर्माण होता है। दो अक्षर मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं, जिससे शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य का उदाहरण हमने बताया ना, राम घर जाता है, तो यह एक वाक्य है। अब हम वाक्य की परिभाषा बता रहे हैं आपको। शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। देखिए, वाक्य में पूरा भाव स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए, नीचे एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पंकज एक अच्छा मित्र है। पंकज एक अच्छा मित्र है, इससे पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है, तो यह एक वाक्य है। अब इसी को हमने थोड़ा अच्छे से बताया है, नीचे लिखा हुआ है। तो उपयुक्त उदाहरण से वाक्य अथवा शब्द समूह की क्रमबद्धता से पंकज के अच्छे मित्र होने के पूर्ण भाव का पता चलता है, ठीक है। यह क्रमबद्ध से लिखा हुआ है। यदि इसकी क्रमबद्धता बदल दी जाए तो भाव अस्पष्ट हो जाएगी। यही कह रहा है ना, क्रमबद्धता का मतलब है, जैसे पंकज एक अच्छा मित्र है। अब ऐसा कहा जाए, है अच्छा मित्र एक, इससे कोई भाव देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। वाक्य में भाव स्पष्ट होता है। पंकज एक अच्छा मित्र है, यह एक पूरा वाक्य है जिससे भाव स्पष्ट होता है। अब हम वाक्य के अंग बता रहे हैं आपको। वाक्य के देखिए दो अंग, उसको अंश या खंड भी कहा जाता है। तो इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो हम ऊपर वाले उदाहरण से ही बता दे रहे हैं। पंकज एक उद्देश्य है। इन्हीं के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। एक अच्छा मित्र है, वह विधेय है। आगे हम और अच्छे से आपको बताएंगे। वाक्य के अंग में पहला है उद्देश्य। इसमें आप देख रहे हैं, पहला उद्देश्य है यहाँ। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है अथवा बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। पहले मैंने बताया पीछे। इसका दूसरा उदाहरण देते हैं कि राम पढ़ता है। इस वाक्य में राम पद उद्देश्य है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहा जाता है। अर्थात वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वह विधेय होता है।
अब जैसे इसको ऐसे बता सकते हैं, जैसे जानवर दौड़ते हैं, इसमें जानवर क्या हुआ, ये उद्देश्य है, दौड़ते हैं इसमें विधेय हुआ। ठीक है, इसमें दौड़ते हैं विधेय है। आगे देखिए वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे दो तरीके से हो सकता है। तो हम पहले आपको रचना के आधार पे वाक्य के भेद बता रहे हैं। इसमें होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य का अर्थ है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में एक ही क्रिया भी होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय क्या होता है हमने पीछे ऊपर बताया। तो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों से एक ही क्रिया होती है, इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, ये सब क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं आप देख लीजिए। जिन वाक्यों में संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल एवं स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, न, या, अथवा, इसलिए आदि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है, इसे जुड़े रहेंगे। से जुड़े हो तो आप संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि राम आया और मेरे पास बैठ गया। और आया ना, यहां आप देख रहे हैं और शब्द, राम आया और मेरे पास बैठ गया। ठीक है, इसमें एक विशेष बात देखिएगा, संयुक्त वाक्यों में एक उद्देश्य और दो विधेय होता है। ठीक है, इसमें एक ही उद्देश्य होता है ज्यादातर। ठीक है, अब इसमें देखिए राम आया और मेरे पास बैठ गया। इसमें देखिए एक ही राम, एक ही उद्देश्य है और कई विधेय होता है। वह सुबह गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए किसी, वह प्रोनाउन है, ये तो सर्वनाम। तो वह सुबह आया और शाम को लौट आया से उन्हीं के बारे में कहा जाता है। इसमें एक ही उद्देश्य है वह, लेकिन विधेय देखिए दो है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और से जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं और शब्द है ना, मैंने बताया था ऊपर कि ऊपर देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, और, तथा सब जुड़े हुए हैं। देखिए और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, न, या, अथवा, इसलिए, देख रहे हैं ना। तो ये सब जहां भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु, देखिए यहाँ किंतु आया है, आप देखिए किंतु मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि समुच्चय बोधक अव्यय किंतु आए, तो आप समझ जाइए कि यह संयुक्त वाक्य है। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, उसने न खाया न पानी पिया। ये देखिए उद्देश्य एक ही है, उसने, यह सर्वनाम है, आप देख रहे हैं, उसने एक ही व्यक्ति है, न खाया, न खाना खाया, न पानी पिया, एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। ज्यादातर एक ही उद्देश्य होता है और इसके कई विधेय होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य और ऊपर करते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय
के अलावा, देखिए इसमें उसमें एक ही मुख्य उद्देश्य था, देखिए इसमें एक मुख्य उद्देश्य के साथ एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिता क्रियाएं होती हैं। अब आगे देखिएगा, ठीक है। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को, मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं हम आपको बता दें। जैसे यहाँ पे देखिए, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब जहाँ भी आवे तो आप समझ जाइए कि यह मिश्र वाक्य है। यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय, तो आप इसको भले से अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसके एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है। अब इसका हम मिश्रित वाक्य का उदाहरण बता रहे हैं आपको। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो यह भी मिश्रित वाक्य है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसमें देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए यहाँ पे है यदि, यदि तो है ना, तो ये मिश्रित वाक्य एग्जाम्पल है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, देखिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय आया है कि आया है ना, कि देख रहे हैं ना, तो ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। उसे घर भेज दो ताकि कोई झगड़ा ना हो, इसमें देखिए ताकि आया है, तो ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आप समझ जाइए कि ये मिश्रित वाक्य है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको अर्थ के आधार पे वाक्य भेद बता रहे हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य पहला है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य, साधारण वाक्य सब एक ही है, इससे घबरा नहीं जाइएगा, ठीक है। मैंने, अब इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, ठीक है। यह क्या है? विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, ठीक है। वर्षा हो रही है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। मैं खाना खा चुका, इसका तीसरा एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। क्या है दूसरा? निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल दीजिए, इसमें कार्य न होने के भाव प्रकट होते हैं। तो इसमें कहा मैंने खाना नहीं खाया, इसमें लग रहा है कोई काम पूरा नहीं हुआ है। तुम मत लिखो, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तुम मत लिखो, ठीक है। ये क्या है? किसी बात के लिए मना किया जा रहा है। अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ है, कोई चीज मना किया जाए, इसका मतलब निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बाजार जाकर फल ले आओ, ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने कहा है कि बाजार जाकर फल ले आओ। जब आपका कोई बड़ा आपसे इस तरह कहता है तो वहाँ आप समझ जाइए कि आज्ञावाचक वाक्य है। ऐसा हमेशा नहीं है, छोटे बड़े कोई भी कह सकता है, लेकिन ज़्यादातर बड़े ही आज्ञा देते हैं
मोहन, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन तुम बैठकर पढ़ो। ऐसा कह रहा है कि मोहन, कोई उनके पापा ही कह रहे हैं कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो। ऐसा लग रहा है ना कि आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम बैठ के पढ़ो। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल पढ़ो, ये आज्ञा सूचक वाक्य है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का, ये आज्ञा सूचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, सीता तुम कहाँ से आ रही हो। इसमें ऐसा लग रहा है ना, सीता से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आ रही हो। वो जहाँ से आ रही है वो बताएगी कि हाँ मैं यहाँ से आ रही हूँ, या मैं घर गई थी, कुछ भी हो सकता है। तो सीता तुम कहाँ से आ रही हो, इसमें हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, तो आप इस बात से पकड़ सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि कौन सा वाक्य है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। इसमें लग रहा है ना कि किसी ने हमसे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, रमेश कहाँ जाएगा। रमेश कहाँ जाएगा, यह पूछा जा रहा है किसी से कि रमेश कहाँ जाएगा। किसी और से कोई पूछ रहा है कि रमेश कहाँ जाएगा। यह उत्तर भले ही किसी और से पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है। इसमें देखिए आप कि इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ठीक है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लिख भी दिया है कि चिन्ह होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा, इसे आप पकड़ लीजिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इच्छावाचक वाक्य से कहते हैं। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का ज्ञान हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। ये लग रहा है ना किसी के अंदर की भाव है कि वो चाहता है कि आपका कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो यह आशीष हुआ ना, किसी ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो। तो यह कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये भी आशीष दिया जा रहा है। ठीक है, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। यह किसी की इच्छा समझ में आ रही है ना कि आज मैं केवल फल खाऊंगा। हो सकता है मैं कहूँ कि आज मैं खाना केवल खाऊंगी, तो वो भी मेरी इच्छा होगी। आज मैं केवल पानी पीऊंगी, वो भी मेरी इच्छा होगी। तो इसमें कह रहा है कि आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। इससे समझ जाइए कि ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखिए, अब हम अगला देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है? संदेह या संभावना व्यक्त हो। अब देखिए हम कैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शायद शाम को वर्षा हो जाए। देखिए संदेह है कि इसमें वर्षा होगी कि नहीं होगी, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। इसमें संभावना एक व्यक्त की जा रही है कि नहीं, है ना? संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हो सकता है राजेश आ जाए। राजेश आने वाला है, हो सकता है आ जाए, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। देखिए हमें भी नहीं मालूम है, वह आ रहा होगा, ये कोई क्लियर नहीं है, इसमें भी संदेह व्यक्त हो रहा है।
तो ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं अगला है विस्मयवाचक वाक्य। क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह आश्चर्य हो रहा है ना कि वाह क्या कितना सुंदर दृश्य है। इसमें देखिए ये चिन्ह जरूर होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यदि इस तरह का वाक्य होगा ये चिन्ह जरूर होगा। तो आप इस पर ध्यान, विस्मयवाचक का चिन्ह है ये, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। तो इस तरह के अगर शब्द हो तो आप समझ जाइए विस्मयवाचक वाक्य है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये तीनों एग्जाम्पल विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब हम देखते हैं अगला संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। देखिए इसमें दो क्रिया है, एक परिश्रम करना और एक सफल होना, है ना। तो एक क्रिया है कि यदि आप परिश्रम करोगे और दूसरा तभी सफल होगे। तो अगर ऐसा शब्द हो तो आप समझ जाइए कि संकेतवाचक शब्द है। अब इसमें देखिए पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यहाँ देखिए एक अच्छा होना हुआ क्रिया और एक पिताजी आते, उनका आना, दोनों ही क्रिया है। तो पिताजी का आना और उसके अगला की अच्छा होता, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। यदि अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये भी संकेतवाचक वाक्य है कि वर्षा जो फसल को अच्छी बनाएगी। और चौथा एग्जाम्पल है यदि आप भोजन करें तो मैं भी भोजन करूं। ये भी संकेतवाचक वाक्य है। अब हम आप वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला प्रश्न है वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? हमने आपको बताया था कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1, 4, 8, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हमने बताया था आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के आधार, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 8, 7। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। हमने बताया था ना विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, है ना। तो वाक्य के 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपर्युक्त सभी। तो देखिए उद्देश्य में संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। संज्ञा के जगह पे कोई नाम होता है या किसी स्थान का नाम होता है, यह भी हो सकता है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम भी हो सकता है, जैसे राम की जगह पे वह। ठीक है। तो कोई विशेषण भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने बताया था ना
कि क अक्षर सबसे छोटी है और एक छोटी एक शब्द बना 2 अक्षरों से मिलकर। वाक्य शब्दों का एक समूह होता है, 3 हमने बताया था ना आपको, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर। इसका पहला आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, तो क्या है? उद्देश्य है। पहला आंसर है संज्ञा या उद्देश्य, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा विधेय। तो राम पढ़ता है में राम क्या है? संज्ञा या उद्देश्य। उद्देश्य राम कोई नाम ही होता है, या संज्ञा सर्वनाम कुछ भी, या इसमें संज्ञा लिखा हुआ है तो संज्ञा उद्देश्य दोनों ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम, विशेषण। इसमें क्या है? जानवर दौड़ते हैं में दौड़ते हैं क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है। विधेय के अंतर्गत शामिल है क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, उपयुक्त सबूत। तो विधेय के अंतर्गत उपयुक्त सभी, उसमें क्रिया विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, कारक भी हो सकता है। इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? मोहन गीत गाता है, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य हमने बताया था ना 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो इसमें मोहन गीत गाता है सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था ना समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए यहाँ पे और से यह जुड़ा हुआ है, ऐसा तब होता है जब संयुक्त वाक्य होता है, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैं दिल्ली जा रहा था, देखिए यहाँ तो समुच्चय बोधक अव्यय है ना, तो ये कैसा वाक्य होगा? ऐसा जब भी वाक्य हो जब तो से संबंधित हो तो यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? संदेहार्थक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य में मिश्रित वाक्य नहीं शामिल होगा। ठीक है। यह रचना के आधार पर वाक्य होता है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और ये तीनों अर्थ के आधार पे होता है, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसका 4th आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुम घर कब लौटे थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहात्मक वाक्य, साधारण या विधानवाचक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें ये शब्द आया है, तुम घर कब आया है ना, कब, अब प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो आप समझ जाइए कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयाबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, अनिषेधात्मक वाक्य। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह विस्मयाबोधक वाक्य है। यहाँ पे देखिए आप, अरे वाह
ये चिन्ह हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो यह विस्मयाबोधक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं संकेतार्थक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य, असाधारण वाक्य। तभी ऊपर भी हमने एग्जाम्पल दिया था, विस्मयाबोधक वाक्य इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद, प्रशंसा को सूचित करने के लिए बोले जाते हैं उसे कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य, पहला है, दूसरा है साधारण वाक्य, तीसरा है संदेहात्मक वाक्य और चौथा है इच्छार्थक वाक्य। तो जो वाक्य इच्छा से, आशीर्वाद और प्रशंसा के लिए बोले जाते हैं उसे आप इच्छार्थक वाक्य कहेंगे, ठीक है। अगला है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य और साधारण वाक्य। तो देखिए यहाँ पहला आंसर सही होगा, इच्छार्थक वाक्य है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुझे गाना नहीं आता। तो निषेधात्मक वाक्य, इसमें देखिए पहला है मुझे गाना नहीं आता, इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो मुझे गाना नहीं आता निषेधात्मक वाक्य पहला है कि मुझे गाना नहीं आता, निषेधात्मक वाक्य है, ये सुमेलित है। दूसरा है शायद आज पानी बरसे, संदेहात्मक वाक्य, ये भी सुमेलित है। आप घर जाइए, आज्ञार्थक वाक्य, ये भी सुमेलित है। हाय सर्वनाश हो गया, यह विस्मय सरल वाक्य, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यह विस्मयाबोधक वाक्य है। तो इसका चौथा आंसर सही होगा, चौथा आंसर सही होगा। अगला है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतात्मक वाक्य, दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य, तीसरा है संदेहात्मक वाक्य और चौथा है निषेधात्मक वाक्य। तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यह कौन सा वाक्य है? यह संकेतात्मक वाक्य है। यह संकेत दे रहा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक या साधारण वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य। तो इसमें पहला आंसर सही होगा, विधानवाचक या साधारण वाक्य। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।